Jai Swaminarayan everyone. Today we will learn a new topic in economics for the 11th standard commerce, and it is about the law of demand. In our previous session we have learned about the functions of demand, which shows the mathematical relationship between demand and its determinant. तो हमारे प्रीवियस सेशन में हमने फंक्शंस ऑफ डिमांड के बारे में कुछ पढ़ा था, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिखाता था एक फॉर्मूला के जरिए। और आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सो इन द लॉ ऑफ डिमांड द प्राइस इज अ कॉज वेरिएबल एंड द डिमांड इज अ इफेक्ट वेरिएबल। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जो प्राइस होता है वो कॉज वेरिएबल होता है और जो डिमांड रहता है वो इफेक्ट वेरिएबल होता है। नाउ कॉज वेरिएबल यानी कि जिसकी वजह से डिमांड पर कुछ असर पड़ता है। तो यहाँ पे प्राइस को कॉज वेरिएबल इसलिए कहा गया है क्योंकि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, उस पर असर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे प्राइस कॉज वेरिएबल है और डिमांड जो है वो इफेक्ट वेरिएबल है। नेक्स्ट थिंग इज other factor remains unchanged. If the price of goods falls, the demand will expand, and if the price of goods rise, then the demand will contrast. तो यहाँ पे एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल ने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, करने के ये उन्होंने इनवर्स रिलेशन जो डिमांड और प्राइस का है उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा स्टेट किया है कि जब अदर फैक्टर्स जो है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो जब कांस्टेंट रहे, वो अनचेंज्ड रहे, तब अगर प्राइस जो है वो किसी गुड्स या कमोडिटी की नीचे आती है, वो गिरती है, तो जो डिमांड रहता है वो बढ़ जाता है। और अगर किसी प्राइस जो किसी गुड्स का रहता है वो अगर बढ़ता है तो उस गुड्स का जो डिमांड रहेगा वो घट जाएगा। तो कुछ डिमांड्स के डिटर्मिनेंट्स होते हैं जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर प्रेडिक्शन अबाउट द प्राइस ऑफ गुड्स, पॉपुलेशन। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो डिमांड को अफेक्ट करती है। वो अगर कांस्टेंट रहे, वो अनचेंज्ड रहे, और उस वक्त अगर किसी गुड्स की प्राइस जो है वो उसमें किसी तरह का घटाव आता है, किसी तरह वो गुड्स की जो प्राइस है वो अगर घटती है, तो यहाँ पे उस गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। और उसके ऑपोजिट अगर किसी गुड्स का प्राइस जो है वो राइज होता है, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है, तो उस गुड्स से रिलेटेड डिमांड जो है वो घट जाता है, या फिर उस गुड से रिलेटेड डिमांड जो है वो कॉन्ट्रास्ट होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो आपको इनवर्स रिलेशनशिप जो प्राइस और डिमांड के बीच में रहता है उसको एक्सप्लेन करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ती है तो उसकी डिमांड जो है वो घट जाती है। उसके विपरीत अगर किसी गुड्स की प्राइस जो है वो फॉल होती है, वो डिक्रीज होती है, तो उसके रिलेटेड डिमांड जो है, उस गुड से रिलेटेड डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। सो दैट इज बीइंग स्टेटेड इन द लॉ ऑफ डिमांड, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो दिस लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कुछ अजम्पशंस को कंसिडर करता है, ये कुछ चीजों को कांस्टेंट कंसिडर करता है, जैसे कि the taste and preference of the consumer remain constant and there will be no rise, the income level of the consumer or the income level of the person remains same, the future prediction of price will not be there, and the population will also remain constant। तो ये कुछ predictions या कुछ assumptions है जो law of demand में consider किए जाते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड जनरली जो चेंज इन प्राइस है उसको दिखाता है। अगर किसी गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड जो है वो घट जाएगी, और ऑन द अदर हैंड अगर किसी गुड्स का प्राइस जो है वो अगर घटता है तो उसका डिमांड जो है वो एक्सपांड होगा, वो बढ़ जाएगा। तो इससे आपको इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस और डिमांड उसके बारे में कुछ आइडिया मिलता है। So friends, I was explaining to you about demand schedule.
The demand schedule shows the willingness of the buyer to buy different quantity of goods at various price. तो यहाँ पे आपको डिमांड शेड्यूल दिया गया है जहाँ पे प्राइस ऑफ मिल्क और क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दी गई है, और इससे आपको ये पता चलता है कि अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो बाय कर सकता है। इसको डिमांड शेड्यूल के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। सो द लाइन विच मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वर्ड्स मीन्स लेफ्ट टू राइट में डाउनवर्ड जो स्लोप हो रहा है ये लाइन का, उसको आप डिमांड कर्व कह सकते हो। और डिमांड कर्व के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स, different points are being plotted that you can see in this figure, that the point A, B, C, D and E. This point shows the price and demand combination. इन पॉइंट्स के जरिए प्राइस और डिमांड का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एट पॉइंट A the price of the milk is ₹50 and the quantity at that price, the quantity demanded is 1 liter, while at point B when the price of the milk is ₹40, then the demand will expand by 2 liters. तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, और इससे एक इनवर्स रिलेशनशिप जो प्राइस और डिमांड के बीच का है वो भी प्रेजेंट किया गया है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब पॉइंट ए पे प्राइस जो था मिल्क का वो 50 रुपीज था, तब जो डिमांड थी, जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो सिर्फ 1 लीटर ऑफ मिल्क था। लेकिन जब प्राइस जो है वो 50 से घटकर 40 पे आ गया, तब पॉइंट बी पर 2 क्वांटिटी जो है वो डिमांड की गई, यानी कि यहाँ पे थोड़ा डिमांड का एक्सपांशन हुआ। एंड एट लास्ट एट पॉइंट ई यू कैन सी एट प्राइस एट ₹10 5 लीटर क्वांटिटी इज बीइंग डिमांडेड। तो आप यहाँ पे पॉइंट ई पे भी देख सकते हो कि जब प्राइस बहुत ही घटकर 10 रुपीज हो गया, तब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जो है वो मिल्क की डिमांड की गई, दैट इज 5 लीटर। सो with the help of this figure you can see the inverse relationship between price and demand. इस फिगर की मदद से आप ये पता कर सकते हो कि कैसा प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। नाउ रीजन फॉर इन्फ्लुएंस इन डिमांड, कौन से रीजंस की वजह से डिमांड जो है वो बढ़ता है? तो यहाँ पे 2 रीजंस दिए गए हैं। पहला है इनकम इफेक्ट और दूसरा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सो लेट अस नो व्हाट इज इनकम इफेक्ट। When the income of a person remain constant, but if the price of a product decrease, then the real income of a person will increase. तो जब किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहे, इसमें किसी तरह का चेंज ना आए, पर उस वक्त अगर किसी क्वांटिटी या गुड्स का जो प्राइस है वो अगर डिक्रीज होता है, तो पर्सन की रियल इनकम जो है वो बढ़ जाएगा, उसका परचेसिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जिस क्वांटिटी की प्राइस जो है घटी है, उस क्वांटिटी को वो पर्सन ज्यादा से ज्यादा बाय कर सकेगा, और इस वजह से उस क्वांटिटी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इसको आप इनकम इफेक्ट कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप डिमांड शेड्यूल का फिर से एग्जाम्पल ले सकते हो, दैट इफ द इनकम डिस्पोजेबल बाय कंज्यूमर और डिस्पोजल ऑफ द कंज्यूमर इज ₹50, तो कंज्यूमर जो है he can dispose ₹50 for any goods or commodity. At that time, when the price of the milk is 50 rupees per liter, उस वक्त अगर जो प्राइस जो मिल्क की है, जो दूध का कीमत है वो 50 रुपीज पर लीटर हो, then at that time at ₹50 he can buy 1 liter of milk. तो क्योंकि जो इनकम वो डिस्पोज कर सकता है वो ₹50 है,
कोई भी जो कस्टमर है उसका डिस्पोजेबल इनकम जो है, जितना इनकम वो डिस्पोज या स्पेंड कर सकता है वो ₹50 है, और उस वक्त जो प्राइस जो मिल्क की है वो ₹50 रहे, 50 पर लीटर रहे, तो उस वक्त सिर्फ वो 1 क्वांटिटी of milk means 1 liter of milk he can buy, because the price of the milk is ₹50 per liter. But if there is a decrease in the price of the milk by ₹10, then at that time he can buy more quantity of the milk, for example 5 liter of milk at the same price. तो कंज्यूमर जो सिर्फ ₹50 डिस्पोज कर सकता था, और उस वक्त अगर ऐसा हो कि प्राइस जो है वो मिल्क की घटकर ₹10 हो जाए, तो नाउ ही कैन बाय मोर क्वांटिटी ऑफ द मिल्क, दैट इज 5 लीटर एट द सेम प्राइस। तो इसको आप इनकम इफेक्ट कह सकते हो, जिसमें पर्सन का जो इनकम है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर किसी गुड्स का कीमत घट जाने की वजह से, किसी गुड्स की प्राइस घटने की वजह से उसकी रियल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे वो ज्यादा क्वांटिटी, जिस गुड्स का प्राइस घटा है उसकी ज्यादा क्वांटिटी को बाय कर सकेगा, और उस वजह से उस क्वांटिटी की डिमांड, उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। सो दैट इज इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में if the price of a concerned good decrease, then its substitute will become, the demand of its substitute will decrease, or the consumption of the substitute will decrease in comparison to the concerned goods. So indirectly the demand of the concerned good will increase. तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर किसी कंसर्न गुड्स का प्राइस जो है, कंसर्न गुड्स जो मेन गुड है उसका प्राइस जो है वो अगर घट जाता है, तो वो उसकी सब्स्टिट्यूट की कंपैरिजन में काफी चीपर हो जाएगा, और क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट की कंपैरिजन में थोड़ा चीपर हो जाता है, इसलिए जो लोग हैं वो कंसर्न गुड्स का यूज ज्यादा करने लगेंगे उसके सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में। इसलिए सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में कंसर्न गुड्स का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कह सकते हो। इसका एक उदाहरण भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, if the example is related to regular pant and denim pant, so consider the regular pant as your concerned good, and if the price and the denim pant is the substitute of the concerned goods, तो यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको प्रेजेंट की, एक है रेगुलर पैंट और दूसरा है डेनिम पैंट। जो रेगुलर पैंट है वो कंसर्न गुड है और जो डेनिम पैंट है वो सब्स्टिट्यूट है उसका। सब्स्टिट्यूट गुड यानी कि द गुड्स विच इज हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो डेनिम पैंट है या रेगुलर पैंट है उसका यूज तो दोनों का एक ही जैसा होता है, लेकिन अगर रेगुलर पैंट्स का जो प्राइस है वो डेनिम पैंट के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाए, तो लोग जो है वो डेनिम पैंट्स का कंजप्शन यानी उसे बाय करना थोड़ा कम कर देंगे, और जो कंसर्न गुड जो रेगुलर पैंट है आपका उसकी डिमांड जो है उस वक्त बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों में प्राइस का इंपैक्ट ही दिखाया गया है, यानी कि अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वो चाहे इनकम इफेक्ट हो या फिर चाहे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हो। यहाँ पे इनकम इफेक्ट में मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया कि कोई कंज्यूमर जो है वो 50 रुपीज डिस्पोज कर सकता है, वो 50 रुपीज खर्च कर सकता है। उस वक्त अगर मिल्क की कीमत 50 रुपीज पर लीटर हो तो वो सिर्फ 1 लीटर ऑफ मिल्क बाय कर सकेगा। लेकिन अगर उस मिल्क की कीमत घट के 10 रुपीज हो जाए तो वो 50 रुपीज जो वो डिस्पोज कर सकता है उससे 5 लीटर ऑफ मिल्क खरीद सकेगा।
ठीक उसी तरीके से सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में अगर किसी कंसर्न गुड का प्राइस जो है वो घट जाता है, जैसे कि रेगुलर पैंट्स का प्राइस जो है वो घट जाएगा डेनिम पैंट की कंपैरिजन में, डेनिम पैंट यानी जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी कंपैरिजन में उसका प्राइस अगर घटता है तो लोग जो है वो ज्यादा यूज रेगुलर पैंट का करेंगे डेनिम पैंट की कंपैरिजन में। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कह सकते हो, जिसमें रेगुलर और या फिर कंसर्न गुड का प्राइस डिक्रीज होने की वजह से उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। सो फॉर टुडे I am only explaining to you this much. In my next session I will continue with a new point. Thank you.